नमस्कार दोस्तों, 27 अगस्त 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखेंगे आज कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वही बातें दोस्तों, अगर इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, नीचे लिंक दिया हुआ है। अगर उस लिंक से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम में सर्च मारिए हर्षित द्विवेदी वीडियोस, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन वहां पे आपको मिल जाएंगी। उसके साथ साथ अगर आपको कुछ डाउट क्लियरिंग करनी है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। पहला आर्टिकल, पेरिल्स ऑफ प्रीमेच्योरली इम्पार्टेड लिटरेसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की यहाँ पे बातचीत करी जा रही है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कुछ बेसिक पॉइंट्स में फ्लॉ निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे ऑथर। क्या फ्लॉ निकाल रहे हैं? फाउंडेशनल न्यूमरेसी में, राइटिंग में, रीडिंग में, इसको हम लोग देखेंगे। फिर अगला आर्टिकल, ये आर्टिकल मैं बोलूंगा आज का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक ये आर्टिकल, एक अभी आर्टिकल मैं आपको और दिखाऊंगा आगे, स्पेस वाला। इन दोनों आर्टिकल्स को मैं आपसे अलग से वीडियो में डिस्कस करूंगा। देखिए, 2 दिन पहले एक पैलेस्टीनियन पे आर्टिकल था जिसको मैंने आपसे कहा था कि मैं एक अलग वीडियो में क्लब करूंगा। वो वीडियो आज आपको मिल जाएगी। आज के एडिटोरियल के 2 आर्टिकल्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि उनके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर उनको मैं यहां पे इंक्लूड कर देता हूं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, उसका कोई फायदा है नहीं। अलग से बनाऊंगा तो आप चिंता मत करिए, ये आर्टिकल कवर होगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है सोबरिंग असेसमेंट। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आई है, इस एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है इसको देखेंगे। हल्के फुल्के पॉइंट्स इसके बारे में मैंने आपको कल के करंट अफेयर्स के वीडियो में बताए थे। आगे शॉट इन द डार्क, ये भी मैंने कल करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जिनको देखेंगे। पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान का परमानेंट यूएन रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे एक स्टेटमेंट पब्लिश किया और उन्होंने बोला कि हमने ये स्टेटमेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में दिया है। जबकि पाकिस्तान इस समय पे नॉन परमानेंट मेंबर है नहीं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल केवल 5 परमानेंट मेंबर्स और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को एंटरटेन करता है जब भी कोई बातचीत हो रही है। तो पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट दिया कैसे, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। कुल मिला के कहने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान इंडिया को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है इंटरनेशनल डोमेन में। तो इस आर्टिकल में क्या कहा गया वो देखेंगे। यही वो आउटर स्पेस वाला आर्टिकल है जो मैं आपके साथ अलग से डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, द बैटल फॉर परशुराम। इसमें कुछ नहीं बताया गया, इसमें यह बताया गया कि यूपी के इलेक्शन प्रोसेस में जो ब्राह्मण कम्युनिटी है, अब उस ब्राह्मण कम्युनिटी के इनसिक्योरिटी का फायदा उठा के कैसे बीजेपी और बाकी पार्टीज जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी ब्राह्मण वोट बैंक को अपनी तरफ खींचना चाहती हैं, इसके बारे में इस आर्टिकल में लिखा हुआ। चूंकि कास्ट से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। मसालेदार टाइप की न्यूज में ये चीज आती है और मसालेदार न्यूज हम लोग कम ही डिस्कस करते हैं। मसालेदार न्यूज हो भी तो मेरे हिसाब से नॉलेजफुल होनी चाहिए। आगे, ब्रिंगिंग द इंटरनेट टू एवरीवन। यहां पे बात ये हो रही है कि कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद इंटरनेट की इंपॉर्टेंस हर फील्ड में कितनी ज्यादा बढ़ गई है, इसके बारे में यहां पे बातचीत करी गई है। इस इंटरनेट की एक्सेस को इंडिया में बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, इसके बारे में बातचीत करी गई है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने भी एक नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास किया था इसके लिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो इन सारे फैक्टर्स में यहां पे डिस्कस करूंगा मैं दोस्तों। आर्टिकल की शुरुआत देखिए यहां पे किस तरीके से करी गई है। देखिए, ऑथर यहां पे बोल रहा है कि जब भी कोई चीज बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती है तो उसको सुधारने की बात करी जाती है, उसको ओवरहॉल करने की बात करी गई है। कुछ कुछ ये जो चीज है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जब कोई सिस्टम बहुत ज्यादा बुरा हो चुका होता, बहुत ज्यादा डिसरप्ट हो चुका होता, तो उसको रेडिकली इंप्रूव करने की जरूरत पड़ती है। और इस रेडिकल इंप्रूवमेंट को सब लोग चाहते हैं। हमारे यहाँ पे जो एजुकेशनल सिस्टम है, इसको इंप्रूव करने के लिए जो सरकार है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आई है। बट ऑथर यहां पे एक प्रॉब्लम को पॉइंट आउट कर रहा है। ऑथर ये बोल रहा है कि मान लीजिए कोई एक मशीन है जो मैकेनिकल प्रिंसिपल्स पे काम करती है। अभी अगर आप इस मशीन को ओवरहॉल करते हो, उसके पार्ट्स को बदलते हो, उसके नट बोल्ट को टाइट करते हो, तो ये एकदम से ओवरहॉल होके सही तरीके से काम करने लगेगी। लेकिन जब हम एजुकेशन जैसे फील्ड के बारे में बात करते हैं, एजुकेशन हमारी सोसाइटी को आप कह सकते हैं एक तरीके से ड्राफ्ट करती है। आज की डेट में हमारे सामने जो हमारी सोसाइटी हमें नजर आ रही है, उस सोसाइटी को इस तरीके से बनाने में एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो जो हमारे सोशल सिस्टम्स है वो एजुकेशन की वजह से बने हुए हैं। जो लेगेसीज चल रही है ह्यूमन बींग्स की पिछले कई डेकेड से, वो हमारे एजुकेशन की वजह से। तो हमारी सोसाइटी और हमारा एजुकेशन एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो चुका है। यहां पे अगर आप बोलो कि आप एजुकेशन को ओवरहॉल कर दोगे और उसके इमीडिएट इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, तो वो थोड़ा मुश्किल है। इनफैक्ट ये इमीडिएट इफेक्ट्स थोड़े डिवास्टेटिंग भी हो सकते हैं। कुल मिला के कहने की ये कोशिश की जा रही है कि जब आप एक मशीन को ओवरहॉल करते हो
तो मशीन तुरंत स्मूथली काम करने लगती है। लेकिन एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके ओवरहॉल के साथ साथ बहुत सारे रेमेडीज, बहुत सारे बेस स्टेप्स, बहुत सारे एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे अगर इसको स्मूथली लेके जाना है। अभी आप बात करो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, इसमें पूरे के पूरे सिस्टम को बदलने की बात करी गई है। पब्लिक बहुत खुश है, बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं, बड़े जो हो गए वो ये बोल रहे हैं कि काश हम छोटे होते, इस सिस्टम में पढ़े होते। ये सब बात है। बहुत कम लोग हैं जो इस सिस्टम को अपोज कर रहे हैं। जो लोग अपोज कर रहे हैं उनको कंजर्वेटिव अप्रोच का बोला जा रहा है। कंजर्वेटिव अप्रोच कहा जा रहा है कि वो कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते हैं, पुराने दक्यानुसी ख्यालात वाले लोग हैं जो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपोज कर रहे हैं। अभी तक हमने यही ट्रेंड देखा है दोस्तों कि ज्यादातर लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सपोर्ट ही कर रहे हैं, अपोज कोई नहीं कर रहा है। अभी बात की जाए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो जो भी चेंजेस लेके आए गए हैं, कुछ हद तक वो चेंजेस 2008 में एक नेशनल नॉलेज कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसमें प्रपोज किए गए थे। ठीक है, नेशनल नॉलेज कमीशन में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की गई थी, तो आप देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करी गई है। नेशनल नॉलेज कमीशन में बात की गई थी कि जो इंस्टीट्यूट्स है उनको रेटिंग दी जाएगी, उनको रैंकिंग्स दी जाएगी, आउटकम बेस्ड असेसमेंट होगा, टेक्नोलॉजी से वहां पे गवर्नेंस होगा, टेक्नोलॉजी से वहां पे पढ़ाई कराई जाएगी। यही सब चीजें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कही गई हैं और सब लोग ये बोल रहे हैं कि ये अच्छी चीजें हैं। लेकिन ऑथर यहां पे एक चीज पॉइंट आउट करना चाह रहा है कि इन सारी एक्टिविटीज के जो आउटकम है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट को रैंकिंग देना, आउटकम मतलब एक इंस्टीट्यूट की पढ़ाई का क्या आउटकम आ रहा है उसको एसेस करना, टेक्नोलॉजी से गवर्नेंस करना, इन सब चीजों के जो आउटपुट निकल के आया है वो आउटपुट हर केस में पॉजिटिव नहीं है। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरीके से पॉजिटिव और अच्छा मान लेना ये सही नहीं है, ऐसा ऑथर यहां पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात की जाए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, तो भैया ग्रेड 1 से शुरुआत होती है पढ़ाई। आर्टिकल 45 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो क्लास 1 आपकी शुरुआत कब से होती है? 6ठे साल से। ठीक है, 6 से 14 हमारे देश में राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर आता है, यानी 6 से 14 साल की जो पढ़ाई है वो हमारे यहां पे एक फंडामेंटल राइट है। अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करो तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कह रहा है कि भैया पढ़ाई को एक बच्चे की 3 साल बाद ही शुरू कर दिया जाएगा और 3 से लेकर 6 साल तक उसकी जो भी पढ़ाई होगी वो प्राइमरी लेवल की पढ़ाई होगी और उसके बाद 6 साल से जो उसकी पढ़ाई शुरू होगी वो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की पढ़ाई होगी। यानी कुल मिला के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 5+3+4 सिस्टम को फॉलो किया गया। इससे पहले जो सिस्टम चल रहा था वो सिस्टम चल रहा था कोठारी रिपोर्ट के हिसाब से। जो कोठारी रिपोर्ट आई थी वो आई थी 1964 से 66 के टाइम पीरियड में, तो उससे निकल के आया था ये 10+2 सिस्टम जो अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इस 10+2 सिस्टम को रिप्लेस करने की बात की जा रही है और 5+3+4 सिस्टम के बारे में बातचीत करी जा रही है। अभी ये 10+2 सिस्टम क्या है इसको तो हम सब लोग इसी में पढ़े ही हैं दोस्तों, तो हमें पता ही है। 5+3+4 सिस्टम क्या है इसके बारे में मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए 3 डिटेल्ड वीडियोस बना रखी हैं। 2 बना रखी है, एक हायर एजुकेशन के लिए, एक स्कूल एजुकेशन के लिए, और एक बना रखी है जो कि उसके डिसएडवांटेजेस है। यहां पे कुछ और डिसएडवांटेजेस दिए जा रहे हैं और उन डिसएडवांटेजेस को किन टर्म्स में दिया गया है देखिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई है फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की। अभी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को लेके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या कमियां हैं इसके बारे में यहां पे ऑथर कह रहा है। अब ऑथर एग्जांपल देता है कि आप देश के किसी भी भाग में जाइए और किसी नर्सरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के पढ़ने के तरीके को देखिए। एक 3 से 4 साल का बच्चा जब किसी नर्सरी क्लास में पढ़ रहा होता है तो पूरे देश में जो पढ़ाई का तरीका है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। क्या होता है, ये क्या करते हैं ये बच्चे, इनको लेटर्स लिखे जाना सिखाया जा रहा है, उनको ए लिखा जाना सिखाया जा रहा होगा, ABCD क ख ग घ, ओके 1 2 3 4। देश भर में इनको इन लेटर्स को लिखना सिखाया जा रहा होगा। ये होता है नर्सरी के एजुकेशन के दौरान। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी एक लेटर को कैसे बोलना है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, ओके। उसके बाद उसको लिखना कैसे है, नंबर्स को लिखना कैसे है, और जब थोड़ी आपकी उम्र बढ़ेगी तो फिर लेटर्स को मिला के वर्ड कैसे बनाना है। दिस इज द वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। एक चाइल्ड की जो बेसिक स्किल्स हैं, जो फंडामेंटल स्किल्स हैं, इनको इस तरीके से दिखाया जाता है। ऑथर बोल रहा है कि भैया ये जो फाउंडेशन है लिटरेसी का, ये न्यूमरेसी का, यही फाउंडेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी रखा गया। अब ऑथर यहां पे कुछ फ्लॉज को निकालने की कोशिश कर रहा है।
ऑथर बोल रहा है कि ये जो रीडिंग का तरीका अभी के लिए हम लोग अपना रहे हैं, ये जो राइटिंग का तरीका अभी के लिए हम लोग अपना रहे हैं, ये जो नंबर्स पढ़ने का तरीका हम लोग अभी के लिए अपना रहे हैं, जिसमें आप बोल सकते हो रीडिंग, राइटिंग और न्यूमरेसी, ये तरीका फ्लॉड है। अब इसके लिए ये जो ऑथर है ये रीजनिंग क्या दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑथर ये बोलता है कि जब बच्चा छोटा होता है, अपने घर में होता है, अपने माँ बाप से बात करता है, अपने भाई बहनों से बात करता है, तो वो कुछ शब्द सीखता है। वहां पे बच्चों के दिमाग में सबसे पहले क्यूरोसिटी होती है कि इन शब्दों का मतलब क्या है। जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, उसके अगल बगल लोग होते हैं, वो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं, वो उन बातों को सुनता है, उन शब्दों को वो खुद बोलने लगता है, और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक जिज्ञासा होती है कि वो इन शब्दों के मतलब को समझे। लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उन शब्दों के मतलब को नहीं समझाता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम उन शब्दों को बनाने वाले जो लेटर्स होते हैं, उन वर्ड्स को बनाने वाले जो लेटर्स होते हैं, उन लेटर्स के पहले शेप दिखाता है, उन लेटर्स को बोलना सिखाता है, लिखना सिखाता है, उसके बाद जब वो लेटर्स को लिखना सीख जाते हैं, उनको जोड़ के वर्ड बनाना सिखाता है। जबकि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी क्या है कि वो उस वर्ड के मतलब को पहले जाने। तो कुल मिला के बच्चों की क्यूरियोसिटी के अगेंस्ट जा रहा है हमारा फाउंडेशनल तरीका रीडिंग का। मतलब कि एक बच्चे को पहले जब आप रीडिंग कराओगे, ओके, तो उसको यह बताना चाहिए कि ये जो लोग अगल बगल बातचीत कर रहे हैं, ये जो शब्द बोल रहे हैं, इन शब्दों का मतलब क्या है। तो उसकी क्यूरियोसिटी जगेगी, उसकी क्यूरियोसिटी होती भी है जानने की कि ये बोल क्या रहे हैं। लेकिन उसको ये ना सिखा के ये सिखाया जाता है कि पहले इन शब्दों को बनाने वाले लेटर्स को कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, और फिर बाद में सिखाया जाता है कि उनको जोड़ के शब्द कैसे बनाना है। इस चक्कर में उस बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है ना पढ़ाई से, वो इंटरेस्ट चला जाता है और वो चीज उसके लिए बोरिंग हो जाती है। इसीलिए पढ़ाई बोरिंग है, ऑथर ये कहने की कोशिश कर रहा है। यही चीज ऑथर रिलेट करता है किसके साथ, राइटिंग के साथ। एक बच्चा जब बाहर की दुनिया के साथ इंटरैक्ट करेगा, अपने माँ बाप के साथ इंटरैक्ट करेगा, तो अगर उसको अपने माँ बाप को कुछ बताना है तो या तो वो बोल के बताएगा। अगर वो बोल के नहीं बता पा रहा है तो आसपास देख रहा होगा, उसके छोटे भाई बहन लिख रहे होंगे, उसके माँ बाप कुछ लिख रहे होंगे, तो वो भी लिखने की कोशिश करेगा। तो यहां पे फर्स्ट इंटरेक्शन आएगा बच्चे का राइटिंग की तरफ। तो बच्चा कुछ लिख के माँ बाप को देना चाहेगा। अब वहां पे जब लिखने की बात आएगी तो जो हमारी फाउंडेशनल पढ़ाई का सिस्टम वो क्या बोलता है कि पहले बच्चे को लेटर का शेप दिखाया जाएगा, फिर उस लेटर को बोलना कैसे ये सिखाया जाएगा, फिर वर्ड बनाना सिखाया जाएगा, वर्ड से सेंटेंस बनाना सिखाया जाएगा, फिर बच्चा पढ़ेगा। ये जो पूरा प्रोसेस है बच्चे के लिए लेंदी हो जाता है और बोरिंग हो जाता है। वहीं पे बच्चे को अगर सीधे राइटिंग की अगर वो दी जाए, शिक्षा दी जाए, जिसमें वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। चूंकि देखिए, हर इंसान शॉर्टकट मारता है, हर इंसान सीधे चीजों के पीछे भागता है। ऑथर भी यहां यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोलना तुरंत सीखना चाहता है, वो शब्दों के मतलब तुरंत समझना चाहता है, उन शब्दों को लिखा कैसे जाता है ये वो तुरंत समझना चाहता है, और वो तुरंत समझ नहीं सकता क्योंकि जो हमारा पढ़ाई का पैटर्न है वो पहले बेस से शुरू होता है। वही चीज यहां पे नंबरों के लिए कही जा रही। मैथमेटिक्स बोरिंग हो जाता है बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि नंबर्स को रटाया जा रहा है क्लासों में, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। ये जो पढ़ाई का तरीका है ये बच्चों के लिए बोरिंग है। बच्चों को क्या चाहिए कि जब वो रियल लाइफ में अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो तो वहां पे नंबर्स के एप्लीकेशन को प्रैक्टिकल तरीके से करें और उसी प्रैक्टिकलिटी में उनको चीजें सिखाई जाए। बट वो नहीं सिखाई जा रही, उनको स्कूल में प्रॉपर तरीके से सिखाई जा रही है जो उनके लिए बोरिंग हो जाती है, जिसमें वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। इस चीज को चेंज करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली ऑथर ये बोल रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। इस तरीके की चीजों को करने के लिए फैमिली नॉर्म्स को बदलना पड़ेगा, सोशल कंडीशंस को बदलना पड़ेगा, एक घर को ही एक नर्सरी स्कूल बनाना पड़ेगा, जो सोसाइटी है उसको ज्यादा एडवांस होना पड़ेगा। देखिए इस तरीके की चीजें इंडिया में पॉसिबल है नहीं दोस्तों। रीजन बीइंग, आजकल जो माँ बाप है उनके लिए बच्चों के पास समय नहीं है, वो खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं डेली लाइफ में, पैसा कमाना है, इधर उधर भागना है। इस तरीके की चीजों में तो बच्चों के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा माँ बाप को। एक नर्सरी माँ बाप क्यों भेजते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए? क्योंकि उनके पास खुद नहीं समय होता उतना पढ़ाने का। हो सकता है कुछ माँ बाप के पास होता हो, कुछ के पास नहीं होता है। तो ये जो अप्रोच दी गई है यहाँ पे कृष्ण कुमार जी के द्वारा, ये जो आर्टिकल है वो कृष्ण कुमार जी ने लिखा है, फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके एनसीईआरटी में। तो अब एनसीईआरटी में डायरेक्टर रह चुके तो इनकी थॉट प्रोसेस की बहुत वैल्यू है। ये जो बोल रहे हैं ये बहुत एडवांस्ड लेवल है। इस तरीके का लेवल यूरोपियन कंट्रीज में भी बहुत मुश्किल से एप्लीकेबल होता है, तो इंडिया में एप्लीकेबल होना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये था इस आर्टिकल का एनालिसिस। इसमें कुछ नोट्स थे नहीं इसलिए मैंने आपको बस समझा दिया। आई होप मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आया हो। आगे चलते हैं सोबरिंग असेसमेंट। रिसेंटली आरबीआई की जो एनुअल रिपोर्ट आई, जिसके बारे में मैंने कल करंट अफेयर्स में बात की थी, वो ये बोल रहा है कि भाई इकोनॉमी में प्रॉब्लम आने वाले समय में थोड़े लंबे टाइम के लिए रहने वाली है। कैसे शुरुआत की जा रही है? 3 हफ्ते पहले
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, जहां पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट घटाएगा। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट घटाया नहीं। आरबीआई ने रीजन क्या दिया कि भैया अगर हम इंटरेस्ट रेट घटा देते हैं तो शायद रिटेल इन्फ्लेशन और बढ़ जाए। ऑलरेडी रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। लेकिन अभी के लिए जो आरबीआई की रिपोर्ट आई है वो कुछ बहुत अच्छी है नहीं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स बताई गई हैं। प्रॉब्लम्स ये बताई गई कि देखिए, प्राइवेट कंजम्पशन घट रहा है, लोगों की जेब में पैसे हैं नहीं। जब प्राइवेट कंजम्पशन घट रहा है तो भाई जो चीजों की डिमांड है वो घट रही है। जब चीजों की डिमांड घट रही है तो जो सप्लाई चेन में जो लोग इन्वॉल्व थे वो नॉन प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, जो बिजनेसेस इन्वॉल्व थे वो नॉन प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, तो भाई कमाई हो नहीं पा रही है। उसके बाद सरकार के पास भी जो पब्लिक फाइनेंसेस हैं वो कम हो गए हैं, जिसके चलते जो भी अलग अलग स्कीम्स में फंडिंग जाती थी उसको कुछ समय के लिए तो बढ़ाया गया, बट अब थोड़ी कम हो गई। कॉर्पोरेट्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार अब ज्यादा है नहीं, उनके पास पैसा कम है। और बैंकर्स भी पैसा को ज्यादा लोन में घुमाने को तैयार नहीं हो रहे हैं। उसका रीजन क्या है? देखिए, ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी में एनपीए बहुत ज्यादा है। जो पहले पैसा इंटरेस्ट पे घुमाया था वो एनपीए बन गया, ना इंटरेस्ट वापस आया और ना ही लोन का अमाउंट वापस आया बहुत सारे केसेस में। तो अब जब इकोनॉमी इतनी ज्यादा खराब चल रही है, कोविड 19 का लॉकडाउन लग रहा है, डिमांड है नहीं इकोनॉमी में, उस समय पे अगर ये बैंकर्स ज्यादा पैसा बाहर इंटरेस्ट में घुमाएंगे तो हो सकता है और ना वापस आए और एनपीए बन जाए, तो बैंकर्स के ऊपर प्रेशर है। कोविड 19 की वजह से जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ है उसका तो इफेक्ट है ही। फर्स्ट क्वार्टर में भी वो इफेक्ट था और जुलाई से सितंबर जो कि आपका सेकंड क्वार्टर है उसमें भी ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है। आप देखिए, मई और जून में डिमांड थोड़ी बहुत रिवाइव हुई थी, थोड़ा बहुत लोगों ने चीजों को खरीदना शुरू किया। लेकिन आप देखोगे देश के कई पॉकेट्स में, केरला में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, जो आपका कोविड 19 के केसेस है वो तेजी से बढ़ने लगे। उसके चलते सरकार ने फिर से लॉकडाउन लगा दिया। तो जुलाई और अगस्त में जो डिमांड थी वो और गिरी है। नौकरियां लोगों की लगातार जा रही हैं। अब नौकरियां लोगों की लगातार जा रही हैं तो ऑब्वियसली वो चीजों को उतना ज्यादा तेजी से नहीं खरीदेंगे। हमारी इकोनॉमी में जो एक सेक्टर बहुत मेजर रोल प्ले करता है वो है आपका सर्विस सेक्टर, और सर्विस सेक्टर बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुआ है। कोचिंग इंडस्ट्री बंद हो गई, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, हॉस्पिटैलिटी बंद हो गई है, होटलों में कोई जा नहीं रहा, रेस्टोरेंट में कोई खाना खाने के लिए जा नहीं रहा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बंद हो गया, फ्लाइटें चल नहीं रही, ट्रेन में कोई जा नहीं रहा। जिनके लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल है, मोस्ट एसेंशियल है, वही ट्रेवल कर रहे हैं, नहीं तो कोई ट्रेवल कर नहीं रहा। तो हमारे जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जो हमारा सर्विस सेक्टर के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो पूरी तरीके से बंद हो गए। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पूरी बंद है, सिनेमा हॉल कोई जा नहीं रहा। तो आप देखिए, सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता था, और सर्विस सेक्टर अभी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने का मतलब है ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर की बात नहीं हो रही यहां पे। तो सर्विस सेक्टर एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंट प्रदाता था। सर्विस सेक्टर इकोनॉमी को भी बहुत हद तक कंट्रीब्यूट करता था, और सर्विस सेक्टर ठप पड़ गया है कोविड 19 के लॉकडाउन में। अभी करा जाए तो करा क्या जाए? सरकार के पास यहाँ पे ऑप्शन क्या बचता है? यहाँ पे सरकार के पास बहुत ऑप्शन था। शुरुआत में सरकार ने अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ाया। देखिए, दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक तो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रनिंग खर्चा होता है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को सरकार ने कैसे बढ़ाया? मनरेगा के अंदर सरकार ने ज्यादा पैसा अलॉट किया। जो दूसरी पब्लिक पॉलिसीज चल रही थी, प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना, फिर आपका ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स में जो पैसा दिया गया, इन सब स्कीम में पैसा ज्यादा अलॉट किया सरकार ने, जिससे सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा। अब आप समझिए ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब रनिंग खर्चा। आप कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगा रहे उस खर्चे के लिए। जब आप किसी खर्चे के लिए कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते हो, बिल्कुल नए तरीके से किसी चीज को करते हो, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। सरकार ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ाया, बढ़ाने की जरूरत थी, बट अभी सरकार के पास भी अनलिमिटेड पैसे नहीं है। सरकार के पास वही पैसे हैं जो लोग टैक्स में देते हैं, और टैक्स में पैसा आ नहीं रहा है। जीएसटी कलेक्शन घट गए, इनकम टैक्स कम, कलेक्शन कम होने वाले हैं। तो भाई सरकार पैसा लाए भी तो लाए कहां से, पहली चीज। उसके बाद सरकार के पास एक ऑप्शन निकल के आता है डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टील के सेक्टर में, कोल के सेक्टर में, पावर में, लैंड में, रेलवेज में, जो बड़ी बड़ी पीएसयूज हैं, इसमें जो सरकारी स्टेक है इसको प्राइवेट कंपनीज को बेच दो, तो प्राइवेट कंपनीज आपको पैसा देंगे और प्राइवेट कंपनीज को इन चीजों की ओनरशिप मिल जाएगी। बट प्रॉब्लम यह है कि प्राइवेट कंपनीज और जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनके पास भी पैसे नहीं है, वहां पैसे खत्म हो गए। तो ये जो डिसइन्वेस्टमेंट वाली स्ट्रैटेजी है ये पूरी तरीके से एफिशिएंट होने वाली नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए डिसइन्वेस्टमेंट में कितना पैसा आएगा
ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इकोनॉमी की हालत क्या है। डिसइन्वेस्टमेंट समझ गए ना? जैसे मान लीजिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में एक सेकंड के लिए मानता हूं, मुझे पता नहीं कितने, 65% शेयर होल्डिंग है सरकार की। अब सरकार अगर 10% अपनी शेयर होल्डिंग किसी दूसरे प्राइवेट सेक्टर को भेज दे तो इस 10% का जो पैसा है वो प्राइवेट सेक्टर सरकार को देगा, तो इससे सरकार के पास पैसा आएगा। सरकार उस पैसे को दूसरी स्कीम्स में लगा सकती है, मनरेगा में ज्यादा अलॉटमेंट कर सकती है, पीडीएस के लिए ज्यादा पैसा घुमा सकती है, लोगों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे सकती है। लेकिन अब बात यह कि जब इकोनॉमी कम चल रही है तो पहली बात, कॉर्पोरेट्स के पास ज्यादा पैसा नहीं है डिसइन्वेस्टमेंट में इन स्टेक्स को खरीदने के लिए। जिन कॉर्पोरेट्स के पास पैसा है वो सरकार के साथ निगोशिएट करेंगे, वो कम दामों में चीजों खरीदना चाहेंगे, और सेल जैसी और बाकी पीएसयू जैसी अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के स्टेक अगर आप कम दामों में बेचोगे तो वो एक प्रूडेंट डिसीजन नहीं है, वो एक फाइनेंशियली एफिशिएंट डिसीजन नहीं है। इस तरीके की चीजें निकल के आती हैं। ओके, प्लस एक और ट्रेंड देखा जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत के अंदर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ाया सरकार ने, उसका फायदा सारे कैपिटलिस्ट को, सारे प्राइवेट सेक्टर के लोगों को नहीं मिल रहा है। जो छोटे छोटे एमएसएमईज है उनको उसका उतना फायदा नहीं मिल रहा है, जो बड़े कॉर्पोरेट्स है उनको ज्यादा फायदा मिल रहा है, वो कम इंटरेस्ट पे ज्यादा लोन उठा रहे हैं। और एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि नया पैसा वो कम इंटरेस्ट लोन पे उठा रहे हैं और पहला जो पैसा उन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे उठाया था उसको चुका दे रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें चल रही हैं। यहां पे जो हमारे एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं टीवी सोमनाथन जी, उनके आइडियाज को भी कोट किया गया। वो ये बोल रहे हैं कि देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो पैसा लिमिटेड है और सेंट्रल गवर्नमेंट एक लिमिट से ज्यादा पैसा इस समय उड़ा नहीं सकता, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी खर्चा करेगा वो एक प्रूडेंट तरीके से करेगा, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ करेगा। मुंह बंद करके कोई भी खर्चा नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमें इंतजार इस बात का है कि कैसे कैसे ये जो इन्फेक्शन का जो कर्व है ये फ्लैटन हो। ये जो तेजी से हमारे यहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं ना, ये थोड़ा घटना शुरू हो। जब ये घटना शुरू होंगे तो लॉकडाउन खुलेगा, जब लॉकडाउन खुलेगा तो कंज्यूमर्स के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, हमारी इकोनॉमी खुलेगी। फिलहाल के लिए तो ये जो टारगेट है ना, ये थोड़ा दूर नजर आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो केसेस हैं कोविड-19 के वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। अ शॉट इन द डार्क, Pakistan's allegation have little merit, but India must take its diplomatic strategy seriously. इसके बारे में मैंने कल आपको बात की थी, तो वो वाले पॉइंट्स में रिपीट नहीं करूंगा। नए पॉइंट्स जो इस आर्टिकल में दिए गए वो बताऊंगा। देखिए, पाकिस्तान ने इल्जाम लगाया है इंडिया के ऊपर, और पाकिस्तान ने बोला कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के डेलिब्रेशन में जब वहां पे बातचीत हो रही थी तब ये इल्जाम लगाया। लेकिन बाद में पता चला कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और जो केवल 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, इन लोग के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो बैठे थे। तो इनमें तो अभी के लिए पाकिस्तान है नहीं। जो अब अभी के लिए पाकिस्तान है नहीं, तो ये पाकिस्तान का स्टेटमेंट आया कहां से? तो कुल मिला के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो हमारा इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने एक स्टेटमेंट सबमिट किया है और ये बोला है कि ये जो पाकिस्तान है ये जबरदस्ती इंडिया को मेलाइन करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया की जो इमेज है उसको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान इंडिया के ऊपर इल्जाम लगा रहा है टेररिज्म का, जबकि सबसे बड़ा टेररिज्म का सपोर्टर कौन है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान का कहना यह है कि पाकिस्तान के समय इस समय पे 4 तरीके के टेररिज्म है और इन चारों तरीके के टेररिज्म के लिए इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। देखते हैं पाकिस्तान क्या कह रहा है। सबसे पहले तो पाकिस्तान ये बोल रहा है कि इनकी कंट्री में जो टेरर अटैक्स हो रहे हैं वो कौन करा रहा है? तहरीके तालिबान पाकिस्तान। और इस तहरीके तालिबान पाकिस्तान को इंडिया सपोर्ट करता है। इंडिया का एक टेरर सिंडिकेट काम करता है अफगानिस्तान में, वो इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, एक चीज ये बताई गई। हालांकि इस क्लेम को यूएनएससी बहुत पहले ही रिजेक्ट कर चुका है। उसके बाद दूसरा एलिगेशन क्या था पाकिस्तान का इंडिया के ऊपर? कि इंडिया ने मर्सिनरीज को हायर किया। मर्सिनरीज का मतलब आप समझते हैं ना, लोगों को पैसा दो और वो लोग जाके किसी का मर्डर कर दें, उनको मर्सिनरी कहा जाता है। तो सेकंड एलिगेशन ये कि इंडिया ने बहुत सारे मर्सिनरीज को हायर कर रखा और ये मर्सिनरीज रेगुलरली अटैक कराते हैं पाकिस्तान के अंदर। इसमें कुलभूषण जाधव का नाम लिया है, जो कि फॉर्मर नेवल ऑफिसर है पाकिस्तान के। ये एज अ बिजनेसमैन ईरान में काम कर रहे थे, इनको ईरान से उठा लिया पाकिस्तान वालों ने और इनके ऊपर स्नूपिंग के चार्ज लगाए हैं। बोला गया है कि ये इंडिया का एजेंट है। फिर उसके आगे पाकिस्तान की एक और पॉलिसी है। पाकिस्तान ये बोल रहा है कि जो इंडिया है वो हिंदुत्व टेररिज्म कर रहा है, हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहा है, माइनॉरिटीज को दबा रहा है। कैसे? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, राम टेम्पल कंस्ट्रक्शन के थ्रू। अभी राम टेम्पल कंस्ट्रक्शन को हम थोड़ा साइड हटा देते हैं क्योंकि वो एक पॉलिटिकल मुद्दा है, बट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, भाई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में इंडिया में जो माइनॉरिटीज है उसमें तो किसी की सिटीजनशिप जा नहीं रही है, वो तो भारत के सिटीजन है ना। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में वो क्रिश्चियंस, हिंदूज जिनके ऊपर
नेबरिंग कंट्रीज में अत्याचार हो रहा है, भाई उनको शरण देने की बात करी जा रही। तो आप देखिए अफगानिस्तान में ब्लास्ट हो रहे हैं, जो आपका इस्लामिक स्टेट है वो अफगानिस्तान में सिखों के ऊपर अटैक कर रहा है, तो इंडिया उनको मदद कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज का क्या हाल होता है ये आप सबको पता है, तो वहां पे इंडिया उनको मदद करने की कोशिश कर रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इस एक्ट के थ्रू किसी भी तरीके से कोई भी इंडिया का सिटीजन की सिटीजनशिप नहीं ली जाएगी। तो किस बेसिस पे पाकिस्तान ये बोल रहा है कि हिंदुत्व टेररिज्म हो रहा है यहां पे, और सिर्फ हिंदुत्व टेररिज्म है, सिर्फ हिंदूज को ही नहीं, आपका जैन्स, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, इन सबको भी इंडिया की सिटीजनशिप देने की बात करी जा रही है। तो पाकिस्तान का ये कंटेंशन भी गलत हो रहा है। फिर जम्मू एंड कश्मीर को तो लेके पाकिस्तान बोलता ही रहता है। तो ये 4 तरीके के टेररिज्म का इल्जाम पाकिस्तान इंडिया के ऊपर लगा रहा है। ये 4 तरीके के जो टेररिज्म है इनको आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए दोस्तों। ये किसी भी एग्जाम में लिखने में काम आ सकते हैं। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात आए और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस की बात आए, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान इंडिया किस तरीके से हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसमें ये 4 पॉइंट्स आपको काम आ सकते हैं। इंडिया इनके जवाब में बोल रहा है कि भैया ये मजाक उड़ाने वाली बातें हैं, ठीक है। इंडिया हमेशा से जाना जाता है टेररिस्ट को अवॉइड करने के लिए, और पाकिस्तान हमेशा से जाना जाता है टेररिस्ट को फंडिंग देने के लिए। अल कायदा का लीडर उसामा बिन लादेन भी उनकी जमीन पे मिला था। कुल मिला के इंडिया का कहना यह है कि 2021-22 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर की तरह इंडिया सीट लेने वाला है यूएनएससी में। उसके अपोजिशन के तौर पर पाकिस्तान ये स्टेप्स ले रहा है। दूसरी बात, अभी अक्टूबर 2020 में जो मीटिंग होने वाली है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, उस मीटिंग में एक स्क्रूटनी होगी। उस स्क्रूटनी में इंडिया को भी चेक किया जाएगा कि कहीं इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है, कहीं इंडिया में टेरर फाइनेंसिंग तो नहीं हो रही है। तो उस स्क्रूटनी प्रोसेस में इंडिया को मेलाइन करने के लिए पाकिस्तान इस तरीके की बातें इंटरनेशनल फोरम्स में कर रहा है। ये इंडिया का यहां पे स्टैंड है, और इंडिया ने बहुत पुरजोर तरीके से विरोध किया पाकिस्तान के इस अनप्रोफेशनलिज्म का। चलिए कोई बात नहीं, ये हमने देख लिया। अगला आर्टिकल है ब्रिंगिंग द इंटरनेट टू एवरीवन। For everyone to access the same economic opportunities, we need to bridge the digital divide. देखिए जब इंटरनेट की बात की जाए तो कोविड-19 पैंडेमिक के साथ इसका बहुत गहरा रिलेशन है। जैसे कोविड-19 पैंडेमिक लगा, टेक्नोलॉजी का जो इन्फ्लुएंस है वो हमारी जिंदगियों पे और बढ़ गया। आज की डेट में हम कुछ भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं, कुछ भी ऑनलाइन बेच सकते हैं। हमें हेल्थ केयर ऑनलाइन मिल सकती है, एम फाइन जैसी ऐपों पे जाके आप डॉक्टर्स को सीधे सीधे अटेंड कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट सर्विसेज, एजुकेशन, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। पेमेंट गेटवेज तो हमेशा से ऑनलाइन थे, उनकी यूटिलिटी अब ज्यादा बढ़ गई। चूंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात हो रही तो नोट को लेने देने के प्रोसेस को लोग अवॉइड करना चाहते हैं। वेरिफिकेशन को, सिग्नेचर को, हर चीज को डिजिटलाइज किया जा रहा है। आधार इनेबल्ड ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। अब बात दोस्तों ये है कि भैया पढ़ाया भी ऑनलाइन जा रहा है, क्राउड्स को भी ऑनलाइन मोबिलाइज किया जा रहा है, कॉन्फ्रेंस भी ऑनलाइन हो रही है, दुनिया भर के जो लीडर्स है वो एक दूसरे के साथ ऑनलाइन बात कर रहे हैं। तो जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स है वो पीछे तो ना रहेंगे। तो गूगल, फेसबुक, टीसीएस, इनके एम्प्लॉयज भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं। एक जूम नाम के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, 30 करोड़ डाउनलोड हुए उसके 3 महीनों में। तो ये जो ट्रेंड है ये कोविड-19 की वजह से ही नजर आ रहे हैं। लेकिन इन ट्रेंड में एक तबका बहुत बुरी तरीके से वल्नरेबल है, वो है गरीब तबका, बूढ़ा तबका। वो पॉपुलेशन हमारी देश की जो कि रिमोट एरियाज में रहती है, जहां पे अभी फोन के नेटवर्क तक नहीं पहुंचे हैं, आप इंटरनेट तो भूल ही जाइए, वो सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज है। वो डिजिटल स्पेस में घुस नहीं पा रहे हैं, ना उनको हेल्थ सर्विसेज मिल रही है, ना उनको वेलफेयर सर्विसेज मिल रही हैं। लर्निंग का प्रोसेस बंद है। तो जो बीहड़ इलाकों में लोग रहा करते थे पहले, तो वो अपने माइग्रेंट माँ बाप के साथ शहरों में आ गए थे और शहरों में आके काम धंधा कर रहे थे। अब वो वापस लौट गए, वापस लौट के फिर से गांव में पहुंच गए। गांव में उनके पास पढ़ने के लिए चीजें नहीं है, मोबाइल नेटवर्क्स नहीं है, तो वो पढ़े तो पढ़े कैसे। कुल मिला के इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हो गई हैं। इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बंद होने की वजह से जो वल्नरेबल तबका था उस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। जो बूढ़े लोग हैं उन पे इफेक्ट पड़ा है, जो रिमोट एरियाज में रहते हैं उन पे इफेक्ट पड़ा है, जो गरीब है उन पे इफेक्ट पड़ा है। हेल्थ केयर में भी, पढ़ाई में, हर चीज में। अभी आप देखिए केरला जैसे स्टेट का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया। केरला एक ऐसा स्टेट है जहां पे सेकंड हाईएस्ट इंटरनेट पेनिट्रेशन रेट है। कमेंट सेक्शन में बताइए सबसे ज्यादा इंटरनेट पेनिट्रेशन रेट कौन से स्टेट में। उसके बाद आप देखिए केरला स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि पूरा का पूरा एकेडमिक ईयर ऑनलाइन होगा। अभी क्या है कि बहुत सारे अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स हैं केरला में, बहुत सारे ट्राइब्स हैं, तो बहुत सारे ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं। इन सबकी तो एजुकेशन अपॉर्चुनिटी चली गई ना। आपने पूरी की पूरी एजुकेशन को अगर आप लाइव कर रहे हो तो इनकी एजुकेशन अपॉर्चुनिटी गई,
एक टीनेज लड़की ने तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, वो ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड नहीं कर पा रही थी। तो अब बात ये आती है कि जो इंटरनेट का एक्सेस है ये बन गया है ह्यूमन राइट। ये किसने बोला था? 2016 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने एक नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास किया और ये बोला कि भाई ये जो इंटरनेट एक्सेस है दिस इज बेसिकली अ ह्यूमन राइट। लेकिन भले ही यूएन जनरल असेंबली ने इस चीज को पास किया, इंडिया के गवर्नमेंटल एक्शन में अभी भी इंटरनेट एक्सेस को एक ह्यूमन राइट नहीं बनाया गया है। इसके लिए स्टेप्स लिए गए हैं नो डाउट, जैसे कि 2011 में जो इंडियन गवर्नमेंट है इन्होंने लॉन्च किया नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोजेक्ट, जिससे यह बोला गया कि भाई 2.5 लाख ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा जाएगा। 2015 में इसी प्रोग्राम को नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेट को क्या नाम दिया गया? भारत नेट। ओके, मोदी गवर्नमेंट इसको डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के साथ मिला के ग्रैंड सक्सेस बनाना चाहते हैं। 4G टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इंक्लूड किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये 4G टेलीकॉम ऑपरेटर्स देश में 7 लाख जगहों पे वाईफाई हॉटस्पॉट्स बनाएंगे। ये वाईफाई हॉटस्पॉट्स गांव के पास रखे जाएंगे ताकि जो गांव के लोग हैं वो वहां पे जाके अपने फोन्स को कनेक्ट करके वाईफाई का आनंद उठा सके, इंटरनेट का आनंद उठा सके। लेकिन आप तब भी देखिए जो रेट ऑफ इंटरनेट पेनिट्रेशन है हमारे देश में वो केवल 50% है। 50% से भी कम जनता के पास इस समय पे इंटरनेट का एक्सेस है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पे चल रही हैं। अब देखिए इंटरनेट कनेक्टिविटी को रिमोटेस्ट एरियाज में लेके जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर्स लगाने पड़ेंगे, वायरलेस टेक्नोलॉजी का एम्प्लॉय करना पड़ेगा, ड्रोन सैटेलाइट्स इन सबको एम्प्लॉय करना पड़ेगा। इन सब में होगा खर्चा और खर्चे से भी ज्यादा यहां पे पॉलिटिकल विल की जरूरत है। अभी जब दोनों चीजें प्रॉपर तरीके से काम करेंगी तब ये चीजें हो पाएंगी। कम्युनिटी एक्सेस पॉइंट्स को लगाने की बात की जा रही है, पूरे देश के हर नुक में हर कॉर्नर में कम्युनिटी एक्सेस पॉइंट्स को लगाने की बात की जा रही है ताकि भाई डिजिटल स्पेस, डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक्सेस सबको हो सके। और ऐसा नहीं इसमें काम नहीं हो रहा, काम हो भी रहा। आप देखिए पंजाब गवर्नमेंट ने 1.75 लाख फ्री स्मार्टफोन्स बांटे हैं अपने स्टूडेंट्स को ताकि वो स्टूडेंट्स घर बैठे पढ़ सकें। अगर आप सब्सिडाइज स्मार्ट डिवाइसेस बच्चों को बांटते हो और उसमें लो कॉस्ट डाटा सर्विसेज प्रोवाइड करते हो लो इनकम ग्रुप्स को, तो इस डिजिटल डिवाइड को हम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इस डिजिटल डिवाइड को इन लोगों तक स्मार्टफोन्स को पहुंचाना, इन लोगों तक लो कॉस्ट डाटा को पहुंचाना, ये बहुत जरूरी है हमारे डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए। और चूंकि अब तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी बात की गई है कि भाई टेक्नोलॉजी को मिलाकर पढ़ाई को करने की कोशिश की जाएगी, तो अगर आप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को पढ़ाई में मिला रहे हो तो उन इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन नेटवर्क का जो हार्डवेयर है वो भी तो लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। अभी एकदम से तो वो इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर नहीं जाएंगे, उनके पास ये चीजें आनी जाएंगी, तो सरकार को ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। तभी आप डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट कर सकते हो, जब आप इंटरनेट कनेक्टिविटी को हर इंडियन तक पहुंचाओगे और गरीब तबके के पास आपको सरकारी खर्चे पे ही पहुंचाना होगा। ये बात कही गई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। अपने रिव्यूज खुले दिल से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। गुड बाय।